सीएम नीतीश ने जिलाधिकारियों के साथ की बैठक। सीएम ने लॉकडाउन को लेकर की चर्चा। जिलाधिकारियों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश। बिहार में 8 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। बीजेपी प्रवक्ता ने सीएम नीतीश को दी बधाई। व्यापारियों का ख्याल रखने की कही बात। दुमका के सामुदायिक अस्पताल में पीने के पानी की किल्लत। लोगों को बाहर से खरीदना पड़ता है पानी। अस्पताल परिसर के नल पड़े हुए हैं खराब। और अलीगढ़ शराब कांड में 8 अफसर सस्पेंड। 3 सीओ और 2 एसडीएम पर शासन ने की कार्रवाई। 3 एसएचओ को भी किया सस्पेंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार में कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। वहीं भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देते हुए कहा कि इसमें व्यापारियों का भी ख्याल रखा जाएगा। बिहार में लॉकडाउन को बढ़ाना ये बहुत ही मुख्यमंत्री जी का अच्छा निर्णय है। इसका स्वागत करता हूं। व्यापारियों का भी ध्यान उन्होंने रखा है और कोरोना के संक्रमण पर हम धीरे धीरे विजय प्राप्त कर रहे हैं और उसको पूर्ण रूप से हमको विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने लॉकडाउन को जो बढ़ाया है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको आप बहुत बहुत हमारे तरफ से बधाई। बिहार में लॉकडाउन के 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। मौजूदा रियायतों को जारी रखते हुए लॉकडाउन राज्य में 8 जून तक प्रभावी रहेगा। राज्य सरकार के फैसले को लेकर राज्य में राजनीति भी शुरू हो गई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर तंज कसते हुए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। बिहार सरकार ने आज फिर लॉकडाउन 4 की घोषणा कर दी है। 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लॉकडाउन पर लॉकडाउन सरकार करते जा रही है। इस सरकार को किसी विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए, सभी विपक्षी दलों की राय लेनी चाहिए। लॉकडाउन तो अंतिम विकल्प है। बहुत सारे लोग भूख से मर रहे हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। सरकार को हर पहलू पर विचार करना चाहिए। जान है तो जहान है, ये बात तो ठीक है, लेकिन सरकार सिर्फ लॉकडाउन के ही भरोसे है। बाकी सरकार क्या उपाय कर रही है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए? वैक्सीनेशन का कार्य भी नहीं हो पा रहा है ठीक से। जिस गति से वैक्सीनेशन का कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। वहीं झारखंड में 3 जून से अनलॉक हो जाएगा। इस प्रक्रिया को अलग अलग फेज में लागू किया जाएगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर लोगों से अनलॉक 1 पर उनके सुझाव भी मांगे हैं। सीएम ने कहा, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में आपके दिए सहयोग से हमने कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया है। जीवन और जीविका के इस संघर्ष में अब हमारा ध्यान जीविका पर है। इसलिए आप अपने बहुमूल्य विचार कमेंट कर साझा करें कि कैसा होना चाहिए अनलॉक 1 की पूरी प्रक्रिया। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने बीजेपी कार्यालय के निर्माण में घोटाले का आरोप लगाया है। इसे लेकर उन्होंने ट्वीट कर टिप्पणी की है कि इसका खंडन करते हुए बीजेपी ने इसे भ्रामक और निराधार बताया है। बीजेपी के अनुसार भाजपा की कार्यप्रणाली पूरी तरह से लोकतांत्रिक और पारदर्शी है। वहीं इस ट्वीट को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। सरयू राय जी के एक ट्वीट ने भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों की एक नई कलई खोल दी है। कोरोना महामारी के पहले वेव में जब पूरी दुनिया इस चुनौती का मुकाबला कर रही थी, तब झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेता आपदा में अवसर तलाश कर रहे थे, कार्यालय का निर्माण कर रहे थे। उस समय भी हम लोगों ने कहा था, कार्यालय तो बनाया, इनको तो पैसे खाने की बीमारी है। 5 साल भ्रष्टाचार किया, कहीं बांध चूहा खा गया, कहीं विधानसभा के भवन गिरे,
कहीं नदियों में पुल ढह गए, कहीं कुछ घोटाले, कहीं कुछ घोटाले। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को निर्माण के लेकर के जो मीडिया में खबरें चलाई जा रही है वह बिल्कुल निराधार और भ्रामक है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली पूरी तरह लोकतांत्रिक और पारदर्शी है। यह पार्टी व्यक्ति और परिवार की पार्टी नहीं है। इस पार्टी को करोड़ों कार्यकर्ताओं ने सींचा है। वहीं बिहार में कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर साझा की। प्रदेश बीजेपी ने लॉकडाउन के असर को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी है। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए लॉकडाउन 4 में व्यापारियों का भी खास ख्याल रखा जाएगा, ये बात कही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर आगामी 8 जून तक लॉकडाउन को जारी रखने का फैसला लिया है। वहीं लॉकडाउन को लेकर सीएम नीतीश ने जिला अधिकारियों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए हैं। सीएम से हुई इस बैठक के बाद पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने मीडिया से खास बातचीत करते हुए पटना में दुकानों को खोले जाने के टाइम टेबल को लेकर जानकारी साझा की है। अवधि को 8 जून तक बढ़ा दिया गया है और इसमें कुछ छूट दी गई है, विशेषकर दुकानों को खुलने के लिए। जैसे पहले 6 बजे से 10 बजे तक ही कुछ ज़रूरी दुकानें खुल रही थी, अब वो 6 बजे से 2 बजे दिन तक खुल सकती हैं। और दूसरा ये है कि पहले सिर्फ ज़रूरी दुकानें ही खुल रही थी जो बहुत ज़रूरी थी, लेकिन अब सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी। अंतर बस ये है कि उनको हम लोग अल्टरनेट डे पर खोलेंगे। अल्टरनेट डे पर खोलने का आदेश प्राप्त हुआ है। अवधि को सीएम ने जिला अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस दौरान यह भी कहा गया कि तमाम जो लॉकडाउन के नियम हैं उनका सख्ती से पालन किया जाए। इसी के साथ पूरे तरीके से ध्यान में रखा जाए कि कोरोना संक्रमण को काबू किया जाए और कोई भी ढिलाई ना बरती जाए। आपको बता दें कि 8 जून तक बिहार में लॉकडाउन जारी रखने का फैसला लिया गया है। तमाम व्यवस्थाएं हैं वो सीएम ने पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ सीएम के साथ बैठक के बाद पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि पटना में दुकानों को खोले जाने के टाइम टेबल को लेकर भी जानकारी सभी के साथ साझा की जाएगी। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार लॉकडाउन का असर देखा जा रहा है और कोरोना संक्रमण की दर अब लगातार घटती जा रही है, वहीं रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे लेकर इसी के मद्देनजर बिहार सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया है और इस लॉकडाउन 4 की प्रक्रिया के तहत कई रियायतें भी दी गई हैं। दुकानें भी खोली जा सकेंगी। इसी के साथ सरकारी दफ्तर में 25% लोग मौजूद रहने की भी निर्देश दिए हैं। जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि तमाम सुविधाएं वो पुख्ता कर ली जाएं। आपको बता दें कि 8 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनिल, जिस तरीके से 8 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, कहीं ना कहीं कुछ रियायतें भी दी जाएंगी, कुछ पाबंदियां भी की जाएंगी और लगातार सीएम बैठक कर रहे हैं। फिलहाल डीएम ने क्या कुछ जानकारी दी है? देखिए, डीएम ने ये जानकारी दिया है कि सभी जो लोग रोड पर चल रहे हैं बेवकूफ हैं। जी, बेवकूफ लोग हैं, रोड पर चल रहे हैं बेवकूफ लोग। जी अनिल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
जहां प्रमुख पप्पू यादव के जेल जाने के बाद भी पार्टी के द्वारा किए जाने वाली आम जनता के लिए सेवा का काम जारी है। पार्टी द्वारा सभी सरकारी अस्पतालों और गरीबों को लगातार रूप से खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही पार्टी के कार्यों को दूसरे दलों के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता खूब समर्थन उनका इस काम को दिया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार गरीबों को भोजन कराया जा रहा है और इसके साथ ही पप्पू यादव के जेल जाने के बाद भी उनके कार्यकर्ता लगातार रूप से कार्य कर रहे हैं। बस हम यही चाहते हैं कि हम भी सर की जैसे पप्पू यादव की जैसे जनता की सेवा करें और ये जो कार्यक्रम चल रहा है वो अभी हमारी तरफ से कंटिन्यू रहेगा। आपकी भावना कैसे जगी? हमारी भावना सर को देखकर, उनकी ईमानदारी और निस्वार्थ कार्य को देखकर हमारी ये भावना जगी है। क्या लगा? मुझे लगा कि जैसे सर कर रहे हैं जनता के लिए, उन्होंने तो बहुत सारी जगह बहुत लोगों की, बहुत ज़रूरतमंदों लोगों की हमेशा मदद की। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए पिछले 1 महीने से पूरे राज्य के अधिवक्ताओं ने अपने आप को न्यायिक कार्यों से दूर रखा था, लेकिन अब कम हो रहे संक्रमण के आंकड़ों को देखते हुए बार काउंसिल में 4 जून से वर्चुअल सुनवाई में वकील शामिल होंगे। मार्च के दूसरे सप्ताह से अधिवक्तागण, पूरे झारखंड के सिविल कोर्ट के अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग रखे हैं, क्योंकि संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था और उसकी वजह से काफ़ी अधिवक्तागण जो थे, एक कहा जाएगा कि उनको फ्रंट लाइन वॉलंटियर के रूप में कार्य कर रहे थे, तो वो लोग काफ़ी संक्रमित हुए थे। साथ ही साथ बहुत से अधिवक्ताओं की जानें भी गई हैं। ये सबको मद्देनज़र रखते हुए बार काउंसिल के द्वारा मतलब जो भी अधिवक्तागण हैं कार्य कर रहे थे, उनके कार्य पर न्यायिक कार्य को से अलग रखने के लिए एक आदेश जारी किया गया था, जिसके वजह से अधिवक्ता, तमाम झारखंड के अधिवक्तागण 33,000 अधिवक्ता, 34,000 अधिवक्ता जो झारखंड में प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखे थे। दुमका के जामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पेयजल की कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर लोगों में काफी रोष है, जिसके कारण अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी और मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में पीने का पानी नहीं होने के चलते स्वास्थ्य कर्मियों को बाहर से पानी खरीदना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जामा अस्पताल परिसर में कुल 4 नल है, जिसमें से सिर्फ 1 नल ही किसी तरह से चलता है, जबकि 3 नल सालों से खराब पड़े हैं। सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है। पानी नहीं है क्या? तो कैसे पानी यहाँ लाते हैं? पानी हम लोग चापाकल से लाते हैं, बहुत खटिया से। अच्छा। और पीने के लिए तो खरीदते भी हैं, जब खत्म होता है, बोर से लाते हैं। तो पदाधिकारी को लोग नहीं बोले? बताया है, सबको बताया है, सब मालूम भी है। सब कितना दिन से समस्या है? शुरू से ही है, तो 10 साल से हम लोग यहाँ पर उसी तरह है। हमारे यहाँ अस्पताल में पानी की समस्या बहुत हमारे आने के पूर्व से ही है और पता चला कि बहुत पहले से ही इस तरह की समस्या की ड्राई एरिया है यहाँ पर। बोरिंग का भी जब किया जाता तो पानी नहीं आते है, तो इसके मद में हम लोग कई बार पहले भी लिखा जा चुका है और हम लोग भी लिखे हैं, वीडियो साहब को जहाँ हम लोग लिख सकते हैं वहाँ लिखा गया है। यही पानी का सबसे दिक्कत है हम लोग। आपको क्या दिक्कत हो रही है? वही पानी का कारण। वो पानी से क्या करते हैं? पानी से साफ सफाई, तो कहाँ से लाते हैं? वही हम लाते हैं, हटिया से चापाकल से पानी लाते हैं, धो करके तब हम लोग साफ सफाई करते हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुतीब्रो गोस्वामी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जिस तरीके से लगातार नल खराब है, लोगों में भी काफी रोष है, इसी के साथ मरीजों को भी परेशानी हो रही है, क्या कोई अधिकारी अभी तक सुतीब्रो वहां पर पहुंचा है पूरे मामले की जानकारी लेने? जी बिल्कुल है। अभी ये खबर है जामा का अस्पताल का, जहाँ पे बिजली के साथ साथ पानी का भी समस्या है, जिसके कारण जो गर्भवती महिला भी आती है उन लोगों को भी पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। जामा का एक मोड़ है जो कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां से पानी लाना पड़ता है। अभी तक प्रशासन को कई बार इसके बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का सूद नहीं लिया गया है।
जी, लेकिन एक बड़ी समस्या है सुतीब्रो, जिस तरीके से अस्पतालों में सफाई कर्मियों को के साथ साथ मरीजों को भी परेशानी हो रही है और पीने का पानी नहीं है। कई बार कहने के बाद भी कोई भी एक्शन लिया नहीं गया है। आखिर इतने सालों से किसकी लापरवाही है जब 3 सालों से ये जो नल है खराब पड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, जामा विधायक को कई बार इस बारे पे बोला भी गया है, लेकिन जामा विधायक जब अपने जाके ठेकेदारों को ये कहती है तो ठेकेदार या तो वो पैसा खा लेते हैं या तो वो काम नहीं करते हैं। जब मतलब कि जितने भी मरीज आते हैं उन लोगों को पानी का प्रॉब्लम होता है, सफाई करने प्रॉब्लम होता है। अगर साफ सफाई नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन फैलने का भी ज्यादा खतरा रह सकता है। जी राज, ठीक है सुतीब्रो, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। देश भर में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस की भी चुनौती बनती जा रही है। आपको बता दें कि एक ऐसा ही ब्लैक फंगस का मामला नालंदा के सिहुली गांव से सामने आया है, जहां एक व्यक्ति की ब्लैक फंगस से मौत हो गई। मौत के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। हुआ ऐसा था कि जैसे कि हॉस्पिटल से आए थे, बीडी हॉस्पिटल से, तो दो दिन ठीक रहे, फिर उनके अचानक आइज़ में दर्द हुआ। आइज़ में दर्द होने के कारण फिर उनको आइज़ डॉक्टर के पास ले गए। तो आइज़ डॉक्टर के पास ले जाने के बाद उनके मतलब आइज़ में फिर दवाई वगैरह दिया, फिर भी उसमें सुधार नहीं आया। सुधार नहीं आने के कारण फिर उनके सर में दर्द हुआ अचानक, तो उसी वजह से धीरे धीरे आइज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने लग गया। इसी वजह से फिर उनको फिर जाँच के लिए फिर वहाँ पर ले गए सुजीत डॉक्टर के यहाँ। फिर वहाँ पर उनको जाँच लिख दिया है, ये ऑर्बिट का ये सब MRI हुआ, फिर उनको पटना ले जाया गया। वहीं बोकारो के गांधीनगर पुलिस ने खास पहल परियोजना के पास एक पुलिया के नीचे से एक केन बम को बरामद किया है, जिसकी पुष्टि SP चंदन कुमार झा ने कर दी है। मीडिया से बातचीत के दौरान SP ने बताया कि इस केन बम को नक्सलियों ने लगाया है या फिर किसी दूसरे ने, इस पर अभी जांच की जा रही है। सुबह बोकारो पुलिस को सूचना मिली थी कि बोकारो जिला के खास महल एरिया में एक पुल के नीचे एक देखा गया है जो सस्पिशियस ऑब्जेक्ट है, जो कि एक केन बम हो सकता है। उसके बाद सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जिला पुलिस और जो CRPF 26 बटालियन की टीम है, जो उनकी एक्सपर्ट टीम है, इसको लेके वो दोनों वहाँ पे पहुँची थी। मत कीजिए, डाउन उसको। वहीं विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर मधुबनी के सदर अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मरीजों और उनके परिजनों को तंबाकू के सेवन से होने वाली खतरनाक बीमारियों के बारे में जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में ANM स्वास्थ्यकर्मी सभी लोगों ने तंबाकू के उत्पादों का सेवन नहीं करने की शपथ ली। वैश्विक महामारी की वजह से गरीब असहाय जनता भुखमरी की कगार पर पहुंच चुकी है। ऐसी स्थिति में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों का हाल बेहाल है, जिसको देखते हुए एकता रसोई के अध्यक्ष अंकित मौर्य अपने समर्थकों के साथ झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों के बीच लगातार भोजन वितरण कर रहे हैं। कि हमारी एक NGO है, बहुउद्देशीय जन कल्याण सेवा समिति, और उस NGO का एक मेरा बनाने का मुख्य उद्देश्य आज से मैंने 4 साल पहले ही बनाया था कि जनहित के लिए, बहुउद्देश्य मतलब बहुतों के उद्देश्य के लिए। उसी प्रकार जब आज परिस्थितियां बहुत विपरीत हुई देश की हमारे, तो मैंने सोचा बहुत लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं, हाईलैंड में बहुत लोग मरीज हैं, इनको खाना नहीं पहुंच पा रहा, उर्सला में खाना नहीं पहुंच पा रहा है, बहुत ऐसी जगह है, नई सड़क पे आप चले जाओ, आप मालोड चले जाओ, ऐसी तमाम जगह हैं जहां पर खाना नहीं पहुंच पा रहा। एक दिन मैंने उनको भ्रमण किया, मैंने सोचा कि मेरे सहयोग से और भी मेरे जितने भी प्राथमिकता के लोग हैं उनके सहयोग से क्यों ना एक मिनी भंडारण चालू किया जाए।
वहीं गोड्डा में भूमाफियाओं का बोलबाला लगातार जारी है। अपनी ही जमीन के लिए गरीब इंसान को दर दर भटकना पड़ता है। गोड्डा में लगातार भूमाफियाओं द्वारा जमीन को हड़पा जा रहा है। ऐसा ही मामला गोड्डा नगर थाना के सरकंडा स्थित जोगता टोला के पास से सामने आया है, जहां सूर्य भूषण पांडे के पूर्वजों द्वारा ली गई कुर्फानामा की जमीन को भूमाफियाओं की नजर लग गई और जमीन पर जोर जबरन का काम करने लगे। वहीं पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस को दी है और कार्रवाई की मांग की है। 22 नंबर में पड़ता है। जमीन तो जबरन जबरदस्ती है जो कि कब्जा किया जा रहा है। इसके लिए हमने आवेदन थाना को दिया, एसडीएम को दिया, एसपी साहब को दिया और न्याय का हम गुहार लगा रहे हैं। एसडीओ साहब को आप एसडीओ आवास में दिए तो एसडीओ साहब क्या बोले? एसडीओ आवास बोले कि आपका ज़मीन है, जरूर कब्जा कर रहा है, उसको रोका जाए। क्या एक्शन लिए? कब्जा कर रहा है, इसका तत्काल अभी रोकेंगे और रोक करके और जो भी है प्रक्रिया हम कानूनन प्रक्रिया में हम आगे ले रहे हैं। वहीं प्रयागराज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने पूर्व सांसद के चचेरे भाई से फिरौती मांगने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी छानबीन के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी का नाम जाशीन जाकिर है और जिसने सांसद के चचेरे भाई के घर पर अपने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग की थी। ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसको लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। परसों ये हुआ था सर, का नाम है इन्होंने 10-12 आदमी आए, फिर का नाम है इन्होंने गुंडा टैक्स मांगना शुरू किया। हमने कहा भाई अब हमारे पास पैसा नहीं है किसान भाई, हमको माफ कर दीजिए, हाँ हमारे बेटे के जान बख्श दीजिए, हमारे बेटे को नहीं मारिए, कोई वजह भी नहीं है, कोई आपको कुछ कहा हो, गाली दिया हो, कुछ कहा हो, उसको हमको रहन दीजिए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। हुमनगंज के चकिया कचहरी मसरी मोहल्ले में तो एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें जिशान और छोटू और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति पर आरोप है कि वो आकर फायरिंग किया। उसके पहले बता रहे हैं कि पैसे की उसने मांग किया था। है आपस के इनका घर है, दूर से रिश्तेदार भी लगते हैं, लेकिन उसमें जो जिशान नाम का लड़का है, ये पहले भी इसकी आपराधिक गतिविधियां रही हैं, एक बार जेल भी गया जानकारी मेरा। हम इसके पूरे आपराधिक इतिहास को भी ले रहे हैं और लगातार दबिश दी जा रही है। एक तो पहले से ही मुजफ्फरपुर में लोग कोरोना की वजह से परेशान थे और अब महंगाई की मार ने भी परेशान कर दिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ अब खाने के तेल के भी दाम आसमान छू रहे हैं। दरअसल इस महीने खाद्य तेलों की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल लॉकडाउन में सरसों तेल का रेट 100 से 120 रुपए प्रति किलो था, जो इस बार के लॉकडाउन में बढ़कर 200 रुपए तक हो गया है। माना जा रहा है कि सरसों की जमाखोरी और कम उपज की वजह से दाम बढ़े हैं। सरसों तेल की कीमत इस महीने 1 दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। पिछले लॉकडाउन के से एक तक पिछले लॉकडाउन की महंगाई, लॉकडाउन के कारण लोग परेशान हैं, और इस बार जो पेट्रोल डीजल के साथ साथ खाद्य सामग्री है, जैसे खाने में करू तेल का दाम पिछले वर्ष लॉकडाउन में 100 से 120 तक रेट था, लेकिन इस बार लग रहा है कि 200 रुपये लीटर भी पार कर जाएगी करू तेल। एक तो देखिए कि लॉकडाउन से लोग परेशान है। जो व्यक्ति गरीब मजदूर किसान जो लॉकडाउन में घर में रह रहे हैं, जो रोज कमाते से एक तक कमा नहीं रहे हैं और आज घर में रह रहे हैं, उनको करू तेल दाल खाने के लिए तरस रहे हैं, बिना तेल के सब्जी बना रहे हैं, उनका जीवन कैसे यापन होगा, यह चिंता की विषय। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर बालाजी परिवार की ओर से मुजफ्फरपुर में एक पहल की गई है। कालीबाड़ी रोड स्थित कार्यालय में ऑक्सीजन सेवा का शुभारंभ किया गया। बालाजी परिवार के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर ने बताया कि दूसरी लहर में होम आइसोलेशन में रहने वालों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत की समस्या को लेकर बालाजी परिवार और अर्जी श्याम की सामाजिक संस्था के सहयोग से ऑक्सीजन सेवा का शुभारंभ किया गया है, जिसमें आसान शर्तों के साथ सभी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही संस्था वैक्सीनेशन के लिए भी जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है। आज बालाजी परिवार अपने सहयोगी संस्था अर्जी श्याम के सहयोग से
ऑक्सीजन बैंक की स्थापना, ऑक्सीजन सेवा की शुरुआत की है, जिसमें आज हम लोग इस कोरोना महामारी के आपदा के समय जो शहरवासियों को झेलना पड़ा, उस दुख से दुखी होकर और सभी लोगों के सहयोग से हमारे अर्जी श्याम से मित्र हमारे गौतम शर्मा, आलोक शर्मा और उनके टीम के सहयोग से हम लोगों ने आज गरीबों के लिए कम से कम जमा राशि और कम से कम शुल्क पर उनको ये सेवा उपलब्ध कराने का प्रण किए हैं। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।